जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 26 अक्टूबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट में जीएस के जो 38 प्रश्न पूछे गए थे हम उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, इजी थे या मॉडरेट थे या टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। मैंने देखा है दोस्तों कि 2018-19 के कई सारे क्वेश्चन आपको 2024 में पूछे गए थे, तो ये हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों हम विस्तार से व्याख्या करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों फ्यूचर एग्जाम में जो तैयारी है आप उसकी सही दिशा दे पाएंगे। हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से प्रश्न पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, विश्व में जो एशिया में दोस्तों जो सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है दोस्तों वो सऊदी अरब है। वहीं दोस्तों विश्व की बात करें, विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश यूएसए है, फिर उसके बाद सऊदी अरबिया है, फिर उसके बाद रूस है और कनाडा है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो असम हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, असम। असम में दोस्तों माकुम एक क्षेत्र है जहां देश का पहला कुआं 1867 में खोदा गया था। वहीं दोस्तों अन्य जो यहाँ का तेल क्षेत्र है वो डिगबोई है, नाहरकटिया है, बोंगई गांव है, सुरमा घाटी है। वहीं दोस्तों बात करें भारत में सबसे ज़्यादा जो तेल उत्पादक राज्य है वो राजस्थान है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 2018 में दोस्तों इसके राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यायमूर्ति HL दत्तू थे 2018 में। तो ये देख सकते हैं आप 2018 एक करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप वर्तमान में देख लें कि कौन है। वर्तमान में दोस्तों न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं, और आप एग्ज़ाम देने से पहले भी देख लें कि कौन है, क्योंकि ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है तो चेंज हो सकता है। दोस्तों हमारे जो सिलेबस में भी ये मेंशन है राष्ट्रीय मानवाधिकार, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दोस्तों 1993 में हुआ था। इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि इसका गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कब हुआ है, 2018 में पूछा गया है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार का, वो मानव अधिकारों का संरक्षण और इसका प्रचार प्रसार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोस्तों जो मनाया जाता है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो मुख्यालय दोस्तों वो जिनेवा में है। इसी से दोस्तों एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव अधिकार पहल राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल है उसका जो मानवाधिकार पहल है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1987 में हुई थी। ये नहीं पूछा गया था, इसका मुख्यालय पूछा गया था। तो इसका मुख्यालय लंदन में है और इसका एक क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो राष्ट्रमंडल में मानवाधिकार को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सौर्य महिला स्पेशल वीपन्स और टैक्टिक SWAT टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 36 थी। दोस्तों एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है, एक तरह से इसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। इसे क्वेश्चन को अगर आप मालूम है, श्योर हैं तो आप कीजिए, वरना गेस मत कीजिए, क्योंकि ये अधिकांश लोगों के गलत होने वाले क्वेश्चन है, सारे फैक्ट हैं दोस्तों। तो ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्त कि आप छोड़ सकते हैं। कई बार आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं फिर भी आप लोगों से आगे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पर जो करेगा, गेस करेगा, तुक्का मारेगा तो हो सकता है उसका गलत होगा। इसमें दोस्तों सिर्फ 5-10% लोगों का सही हो सकता है, बाकी लोगों का गलत होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। देख सकते हैं आप करंट अफेयर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह से क्वेश्चन आप तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर से है, भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा, सी नंबर। तो दोस्तों हमारा जो भारत से नेपाल और म्यांमार से दोस्तों जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उससे सीमा पे जो क्रॉसिंग बॉर्डर है वहाँ पे कुछ मतभेद होते रहते हैं। तो वहाँ पे इसके समाधान के लिए ये समझौता किया गया है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। तो इसे क्वेश्चन आप गेस कर सकते हैं। भूटान से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और बांग्लादेश से भी यहाँ ऑप्शन में सही हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप गेस करें, एक क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं, जरूर गेस करें, क्योंकि माइनस मार्किंग 1/4 है। तो आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों उसे आप गेस ना करें, वो क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा संभावना, लेकिन यहाँ आप गेस कर सकते हैं।
वर्ष 2016 में के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018 में किसको उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरह से पूछा गया है। अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों 2018 के अनुसार जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अजय त्यागी 2018 में थे, लेकिन वर्तमान में ये देखिए करंट अफेयर है तो इसका चेंज हुआ है। इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं दोस्तों माधुरी पुरी बुच हैं दोस्तों। और ये सेबी दोस्तों इसका गठन जो हुआ था अप्रैल 1988 में हुआ था और इसको जो वैधानिक दर्जा दिया गया था वो 1992 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दांतों की वर्धित इनलार्ज छवि को देखने के लिए चिकित्सकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। वहीं दोस्तों अवतल दर्पण का अन्य यूज जो है वो दाढ़ी बनाने में, जो आप सैलून में जाते हैं वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आँख, कान, नाक और दांत के लिए डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। और सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। वहीं दोस्तों इसी से रिलेटेड उत्तल दर्पण का यूज कहाँ होता है? तो चालक के सीट के पीछे जो दृश्य देखने के लिए जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। सोडियम लैंप में इसका यूज किया जाता है। सोडियम जो लैंप है, सड़कों के किनारे जो लैंप लगा होते हैं परावर्तक लैंप, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों 50 है। दोस्तों ये फैक्ट जरूर है लेकिन आप इसमें गेस कीजिए। और इसमें देखिए 10 और 20 तो होगा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये देखिए संयुक्त राष्ट्र दोस्तों एक स्टैंडर्ड तय करता है। तो जो आपको मिनिमम जो है वो सुविधा मिल सके, तो ये इतना कम तो करेगा नहीं 10 और 20, 50 और 75 कर सकता है। ये दो में से कोई एक सही होगा। तो 50 में आपका काम पीने, धोने, खाने, पकाने के लिए तो हो सकता है दोस्तों। तो राइट आंसर ये है। ऐसे क्वेश्चन को आप गेस जरूर करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो बगल वाला आपके पीछे वाला जरूर करेगा, इसलिए आप भी इस क्वेश्चन को गेस करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो जो दोस्तों प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय या तृतीय उपभोक्ता होते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनको गला पचा करके अपघटन करके इनको जो है कि ये ज़मीन में इनको मिला देते हैं, इसलिए इन्हें अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में होता है। इस जल को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, एक्वीफर कहते हैं। जो दोस्तों बारिश होती है, बारिश के द्वारा फिर आप देखते हैं कि थोड़ी देर में पानी रिसाव करके ज़मीन के नीचे चला जाता है, तो वो जल जो इकट्ठा होता है उसी को एक्वीफर कहते हैं। जो नलों द्वारा और नलकूपों द्वारा इसे निकाला जाता है, वही इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एक्वीफर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो हैं दोस्तों वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग से रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इसमें से कोई एक लगा के आगे बढ़ें। हो सकता है कि बाद में वो क्वेश्चन निरस्त कर दिया जाए। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण आवास निधि को किस वर्ष में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्र में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया जा सके? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, 2008-9 में ये स्थापित किया गया था। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने में ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जेट इंजन का फ्रैंक व्हिटल द्वारा इसका इन्होंने आविष्कार किया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.एस. दुलत हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों ए.एस. दुलत ने कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स के बारे में लिखा है। इसी से रिलेटेड दोस्तों 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। हम इसको देख लेते हैं। इनसाइड आइवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गदर्ड मास के लेखक कौन है दोस्तों? के शंकर नायर हो जाएगा। अनलीशिंग इंडिया के लेखक दोस्तों एस.एम. कृष्णा है। ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड,
एन आर नारायण मूर्ति हैं दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। 12 अप्रैल 2017 को इसकी सहमति प्रदान की थी। तो जीएसटी से दोस्तों आपके सिलेबस में मेंशन, यहाँ से हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं दोस्तों। ये कितना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन आप यहाँ पे रिस्क ज़रूर लें, ऐसे क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, वस्तु और सेवा कर जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये पूछा गया था 2024 में तो कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2016 में पारित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है। 2024वां संविधान संशोधन विधेयक था जो 101वें के रूप में पारित हुआ है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों 2014 में लाया गया था। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जो दोस्तों 12 अप्रैल 2017 को हुआ था। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। 5 टैक्स स्लैब हैं दोस्तों, 0, 5, 10, 18, 28 हैं। अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, ये गंतव्य आधारित कर है, यानी कि ये जहाँ सामान बनता है वहाँ पे नहीं लगता है। आप जब उपभोक्ता खरीदने जाता है दुकान पे, वहाँ पे ये टैक्स लगता है, इसलिए गंतव्य आधारित कर है, अप्रत्यक्ष कर है। इसका आदर्श वाक्य दोस्तों 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट है। केंद्र और राज्य द्वारा लगाए जाने वाले सभी कर की जगह सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, यानी कि कई करों को हटा करके एक कर लगा दिया गया है। जिस वस्तु और सेवा पर जीएसटी लगेगा वह पूरे भारत में एक समान मूल्य पर होगा, यानी कि जिस पे जीएसटी लगा है वो कन्याकुमारी हो या जम्मू कश्मीर हो या उत्तर पूर्वी राज्य हो, वहाँ एक ही मूल्य पे मिलेगा। जीएसटी से कुछ वस्तुओं को बाहर रखा गया है, मुक्त रखा गया है। तो पेट्रोलियम उत्पाद है, मादक पदार्थ है और बिजली को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इस पर राज्य का नियंत्रण होता है। दोस्तों विश्व में प्रथम देश जिसने जीएसटी लगाया था वो फ्रांस है दोस्तों। भारत में प्रथम राज्य जिसने जीएसटी लगाया था वो असम है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था। जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा 3/4 वोटों द्वारा लिया जाता है। इसके अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष दोस्तों राज्य सरकार के मंत्रियों में के बीच निर्वाचित होते हैं। अधिकांश दोस्तों राज्यों के वित्त मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर को कब लागू किया गया था? तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा 2009 में इसे लागू किया गया था। ये दोस्तों आप सोचेंगे कि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सोचेंगे वो कैसे लगाएंगे, कौन हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को, बस दिमाग से, ये एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देख सकते हैं 2008 में ये अधिनियम बना था। तो 2008 में बना था तो 2001 और 5 पहले से ही निरस्त हो जाएगा। अब जब 2008 में बना है तो 2016 में थोड़ा ही लागू होगा कि नहीं भाई हम 8 साल बाद इसको लागू करेंगे। तो ये ऐसा भी नहीं हुआ, ये भी कट हो जाएगा, बचे रहा एक ही ऑप्शन, तो 2009 में लागू हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे, कई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं कि इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको क्वेश्चन को पढ़ें, धैर्य बना के ऐसे क्वेश्चन को हल करें, निश्चय ही दोस्त आप सफल होंगे, सही होगा आपका जो प्रश्न है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज़ के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया था? तो ये हस्तनिर्मित कागज़ दोस्तों ये जालौन में फेमस दोस्तों, वो जो ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है दोस्तों, ये 2018 में लाया गया था। 24 जनवरी 2018 को लाया गया था। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, ये यूपी में लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना है, स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है और जिलों को एक पहचान देना है दोस्तों। तो इसका जो हस्तनिर्मित कागज़ है दोस्तों वो जालौन में फेमस है। वहीं दोस्तों अमेठी जो है दोस्तों ये मूज उत्पाद के लिए फेमस है। वो ODOP में जो इसको जो उत्पादन के लिए इसे चुना गया वो मूज हो जाएगा दोस्तों। देवरिया दोस्तों ये सजावट के सामान के लिए फेमस है। कुशीनगर दोस्तों केला फाइबर उत्पाद, केला उत्पाद के लिए फेमस है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में डबल ट्रैपिंग शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मेरठ जिले से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी करंट अफेयर में खेल हुए हैं पिछले 1-2 साल में, उसको आप अच्छे से देख लें। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों, ये एशियाई खेल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी का नाम पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी दोस्तों भारत के बाहर, चाहे एशियाई खेल हो, चाहे राष्ट्रमंडल हो या ओलंपिक में, उत्तर प्रदेश का खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया है। मैं पिछले 4-5 शिफ्ट में क्वेश्चन देखा हूँ, तो वहाँ के उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लें।
हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 2021 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। इलाहाबाद से दोस्तों लखनऊ स्थानांतरित किया गया था 1921 में। पहले जो है लखनऊ, जो आज यूपी की राजधानी, वो पहले इलाहाबाद हुआ करती थी। 1921 में इसे स्थानांतरित करके लखनऊ लाया गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी, किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ये देवरिया हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो महाराजगंज जिले में पड़ता है। अगर महाराजगंज जिला नहीं है तो आप देवरिया को लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में दोस्तों और जो ज़िले हैं वो काफ़ी दूर हैं, तो देवरिया ही महाराजगंज के सबसे नज़दीक है, तो हम ए को चूज करेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा, बिठूर कानपुर में वाल्मीकि जी का आश्रम था, जहाँ पे सीता माता ने अपनी वनवास पूरा किया था, वहीं पे लव और कुश का जन्म हुआ था। इसी से एक रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋषि जमदग्नि का आश्रम कहाँ है? तो ऋषि जमदग्नि जो है दोस्तों ये भगवान परशुराम के पिता थे, और इनकी जो आश्रम था वो दोस्तों गाजीपुर में था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जनवरी 1945 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। बनारस अखबार को दोस्तों उत्तर प्रदेश में पहला जो है कि हिंदी समाचार पत्र था, और ये 1845 में इसे संपादित किया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे जिन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो राइट आंसर दोस्तों ये हो जाएगा, ठुमरी को इन्होंने विकसित किया था। और इनका जो है कि दोस्तों मुगल शाह रंगीला इसको संरक्षण मिला था, उसका भी ठुमरी के विकास में संरक्षण मिला था। वहीं दोस्तों गज़ल का जो विषय होता है वो प्रेम बेस्ड होता है, प्रेम पे आधारित गाने इसमें गाए जाते हैं। और इसके प्रमुख हस्तियां गज़ल में दोस्तों मिर्ज़ा गालिब, दुष्यंत कुमार थे। और वहीं दोस्तों कव्वाली की बात करें, कव्वाली दोस्तों इसका विकसित करने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। ये प्रेमी जब ईश्वर से बात करनी होती है तो वो कव्वाली गाता है। और इसमें कुछ गाने हैं जो दोस्तों, भर दो झोली ए मोहम्मद वरना लौट के जाऊंगा ना खाली, इस तरह से एक गाना था। तारीफ़ तेरी अल्लाह अल्लाह जो गाना है वो कव्वाली बेस्ड गाना है। वहीं दोस्तों दादरा की बात करें, दादरा दोस्तों एक ठुमरी का एक रूप है दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भेड़ कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, वाह वाह, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा फर्रुखाबाद। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों 1853 में भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था, जो मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, बिहार। आप जानते हैं बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, तो इसको आप अगर नहीं पढ़े हैं तब भी आप जरूर इसको गेस करें। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सितार के साथ ये जुड़े हैं अरविंद। अब आप पूछ सकते हैं ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसे घुमाकर पूछा गया है। अरविंद पारिक को दोस्तों 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कल्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से जब भी आप एग्जाम देने जाएं इससे पहले आप देख लें कि किसी शास्त्रीय नृत्य में या शास्त्रीय गायन में ऐसे जो कल्चर के क्षेत्र में कोई अवार्ड मिला है जैसे पद्म विभूषण, तो आप जरूर पढ़ लें, पद्म भूषण को जरूर पढ़ लें। और यहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है तो आप इस तरह से जरूर पढ़ लें इन सब क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2018 में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, 248.83 मिलियन टन। तो इस तरह के दोस्तों देख सकते हैं कितना फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ के जाएंगे भी तो एग्जाम में भूल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप छोड़ना ही उचित समझें।
अगर आप रिस्क लेना चाहें तो रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम स्टूडेंट लोगों का सही होगा, तो आप माइनस मार्किंग करने से बजाय बचें। तो ये क्वेश्चन दोस्तों छोड़ने लायक है, लेकिन और सब क्वेश्चन आप में गेस करें, रिस्क लेकर के उसे गेस जरूर करें। SNPBSC इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है उस बास्केट में कितने स्टॉक हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, 30 स्टॉक हैं दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण की बात करता है अनुच्छेद 20। वहीं दोस्तों पदवियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 में है दोस्तों। उपाधियों का अंत जो है, नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता दोस्तों अनुच्छेद 10 में है। सहकारी समितियों का प्रोत्साहन दोस्तों ये अनुच्छेद 43B में है। इसे 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में लाया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से कितने 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? तो दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी होती है। दोस्तों अनुच्छेद 21E की बात करें, 21A जो है दोस्तों ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था और इसे 21A में रख करके इसे मौलिक अधिकार दिया गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष आया था? तो दोस्तों वो 2009 में आया था दोस्तों, 2010 में लागू हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य दोस्तों 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत कथन पूछा है। तो पहला है कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, सही है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है, सही है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं कर सकता है, गलत है। दोस्तों राज्य की जो विधानसभा परिषद है वो अस्थाई सदन होता है, उच्च सदन होता है और इसे भी भंग किया जा सकता है जब विधानसभा बहुमत से इसे पारित कर दे और संसद इसका अनुमोदन कर दे, तभी इसे भंग किया जा सकता है। अगला ऑप्शन है दोस्तों राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। भंग कर सकता है जब उसका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाए या वो जो मंत्रिपरिषद वो बहुमत में नहीं है तो उसे भंग किया जा सकता है। स्थगन कर सकता है, स्थगन कर सकता है कि उसका भाई एक जो 3 सत्र होता है साल में, वो सत्र पूरा हो गया है, शीत सत्र है पूरा हो गया, मानसून सत्र पूरा हो गया, तो उसे स्थगित कर दिया जाता है। अगले जो बैठक तक उसे स्थगित किया जा सकता है। दोनों सदनों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन भंग जो किया जा सकता है दोस्तों वो विधानसभा को भंग किया जा सकता है, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद जो 22 है दोस्तों वो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ में संरक्षण देता है। और दोस्तों हम अन्य ऑप्शन की बात करें, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध आर्टिकल 15 कहता है, इसको रोक निषेध लगाता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता आर्टिकल 16 है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों पहले ये आर्टिकल 31 में था, मौलिक अधिकार था, जिसे जो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे कानूनी अधिकार दे दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में रखा गया। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमने देखा आर्टिकल से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आर्टिकल को पढ़ने का जो तरीका है जो मैंने सीखा है उसे मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो जैसे आप 22 भाग है, 22 भाग को इस तरह से भाग, प्रावधान और अनुच्छेद लिख लें। भाग के नीचे आप पहले भाग में क्या उल्लेख किया गया है, संघ और राज्य का प्रावधान किया गया है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। दूसरा जो भाग है वो इसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है, तो 2 नंबर में है। और ये जो अनुच्छेद दोस्तों वो 511 में है, 5 से 11 में है। तीसरा जो है दोस्तों वो मौलिक अधिकार भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, 12 से 35 में है। और इसके भी कई सब टॉपिक्स हैं दोस्तों, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता है दोस्तों, और शिक्षा और संस्कृति का है, और धार्मिक जो संवैधानिक उपचार जो आर्टिकल नंबर 32 का है उसमें आप उसको सब टॉपिक्स को भी बांट करके देख लें कि उसमें क्या क्या कहा गया है। 4 नंबर दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है, वो 36 से 51 में इसके बारे में बताया गया है। 5 में दोस्तों संघ के बारे में बताया गया है। संघ का भी कई पार्ट हैं दोस्तों, जैसे कार्यपालिका, न्याय विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका दोस्तों ये 52 से 78 तक है।
और विधायिका 79 से लेकर के 123 तक है, न्यायपालिका 124 से लेकर के 151 तक है। इस तरह से आप छोटे छोटे पार्टों में बांट के पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं उन्हें अगर आपको नहीं भी आता है, जब इस तरह से आप पढ़े रहते हैं तो आप गेस के थ्रू उसको आप सही कर सकते हैं। तो अगर अच्छा लगे इसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय भारत की राष्ट्रपति थे, और जो इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने दोस्तों दुनिया को एक अलग देश दिया, बांग्लादेश, और एक बहुत ही पावरफुल ताकतवर लीडर थी, जिसे हमारी महिला साथी जो है मार्गदर्शन ले सकती हैं, सीख सकती हैं कि जब महिलाएं कर सकती हैं, जब वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम भी पुलिस बन सकते हैं, हम भी अपनी प्रतिभा कौशल को निखारेंगे और देश की सेवा करेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राइट आंसर ए हो जाएगा, बेरूत हो जाएगा दोस्तों। लेबनान की राजधानी बेरूत है। इसी तरह से दोस्तों अन्य क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पश्चिम एशिया के देश हैं, जो अरब खाड़ी वाले देश हैं, उसके बारे में जो है इसकी राजधानी पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं टर्की का अंकारा है दोस्तों। दमिश्क का पूछा गया था, दमिश्क किसकी राजधानी है? तो दोस्तों ये सीरिया की राजधानी है। लेबनान दोस्तों पूछा ही गया है, बेरूत इसकी राजधानी है। सऊदी अरब का दोस्तों रियाद है, और जो यमन का साना है, ओमान का मस्कट है, अबू धाबी दोस्तों ये यूएई का संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। और मनामा दोस्तों जो बहरीन की राजधानी है। दोहा दोस्तों वो कतर की राजधानी है। और कुवैत की राजधानी है दोस्तों। और इराक की राजधानी बगदाद है। और ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान हो जाएगा। तो इस तरह से आप पड़ोसी देशों की राजधानी, उसकी मुद्राओं के बारे में देख लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक देखिए यहाँ से क्वेश्चन मुद्रा के बारे में पूछा गया है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, तेंगे। तेंगे दोस्तों अभी एक गाना बहुत सुपर हिट हुआ था, तेंगे तेंगे ना, ऐसे गाने सुपर हिट हुआ, वही तेंगे है, लेकिन वो अफ्रीका का है। और ये मुद्रा है कहाँ की है? ये कजाकिस्तान की है। वहीं दोस्तों फ्रैंक की बात करें तो फ्रैंक दोस्तों ये फ्रांस का है। और लोटी दोस्तों ये लेसोथो दोस्तों जो साउथ अफ्रीका के पास है, उसकी मुद्रा है। शेकेल दोस्तों ये इजराइल की मुद्रा है। इसी से रिलेटेड टका पूछा गया था, जापान का मुद्रा पूछा गया था। तो ऐसे मुद्रा को आप देख लें, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी अच्छे से इसका उल्लेख किया गया है कि आप इसको पढ़ लें। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील दोस्तों वहाँ का सबसे बड़ा देश है। और ब्राज़ील से ही बात करें तो G20 का इसको अध्यक्षता मिला है। इसके पहले भारत के पास था, भारत के बाद किसके? ब्राज़ील के पास गया है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 38 क्वेश्चन को देखा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट अफेयर से दोस्तों 5-6 क्वेश्चन मिला है। आप करंट अफेयर के लिए दोस्तों कोई जो आप पर डे का करंट अफेयर पढ़ते हैं उसके पीछे ना जाएं, क्योंकि पूरे साल में दोस्तों 5-6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे अच्छा है कि आप जो वो ईयरली बुक निकलता है, ईयरली करंट अफेयर की बुक निकलता है, और उसको लेकर के 3 से 4 बार उसका रिवीजन कर लें। क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा दोस्तों। बहुत ईजी क्वेश्चन देखिए पूछा गया था। और आप चाहें तो कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर के लिए, उसका मंथली वीडियो देखें, पर डे वाला वीडियो ना देखें, उसका मंथली का वीडियो देखें, और ईयरली का वीडियो देख सकते हैं। उसको कई बार, उसको 2-3 बार देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। जीएस में दोस्तों कुछ पॉलिटी में आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके जो सिलेबस में मेंशन है दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। एक पॉइंट को दोस्तों आप जो मल्टीपल उसका रिवीजन कीजिए। जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी कमियों को दूर कीजिए, गेसिंग का पावर क्षमता बढ़ाइए दोस्तों, गेस करने की क्षमता बढ़ाइए। तो निश्चय ही दोस्तों आप 38 क्वेश्चन के पास पहुंच जाएंगे दोस्तों। आपका अच्छा होगा दोस्तों, आप सिलेक्ट होंगे। तो दोस्तों आप लगातार प्रयास करते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखा, धन्यवाद एंड जय हिंद।